बच्चों बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मतलब कंडक्टर मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाता है। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट कि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एक्चुअल में मोशन में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है और उसकी वजह से वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं या फोर्स उन पे लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और उस फोर्स की वजह से क्या होता है, चार्जेस मूव करना चालू हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। वो तो बातचीत आसान है, पर इस केस की अगर मैं बात करूं, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ टाइम के साथ बढ़ रही है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ टाइम के साथ बढ़ रही है, और अगर ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है टाइम के साथ, तो लेंज लॉ के हिसाब से इसमें करंट इंड्यूस होगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टू अपोज इट्स कॉज ऑफ जनरेशन, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग इनटू द प्लेन। तो यहां पर कौन लगा रहा है चार्जेस पे फोर्स? वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड ने लगा दिया, यहां तो कंडक्टर स्टेशनरी लगा, तो कौन लगा रहा है इस पे फोर्स दोस्तों? तो बच्चों मैं हूं सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल बच्चों, और जेई एडवांस लेवल की बातचीत कर रहे हैं आज, और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत कर रहे हैं बेटा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको कंबाइंड आ सकती है कि जब कंडक्टर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो कैसे निकालोगे आप लोग ईएमएफ, ये भी तो जानना जरूरी है। तो कंडक्टर, अभी तक जितने भी केसेस हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस करे, ये सारे केसेस में हमने कहा कि कंडक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मतलब मूव कर रहा है, बट नाउ इन दिस केस द कंडक्टर इज मूविंग इन द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द ईएमएफ? हाउ कैन वी कैलकुलेट, ये सोचना थोड़ा जरूरी है ना। तो देखो हुआ क्या, ये बात सबको समझ में आई कि भाई पहले वाले केस में मैग्नेटिक फोर्स था, तो भाई मैक्सवेल साहब ने इसके बारे में सोचा और बताया कि whenever there is a time varying magnetic field, due to this time varying magnetic field an electric field induces, और वी कैन से वोर्टेक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अब क्या है, मतलब जब कभी भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जब कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपके टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट द कंजर्वेटिव। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से बच्चों आपकी बन रही है कॉज दे रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से क्या आ रहा है रिजल्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉज है, ये रिजल्ट है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है बच्चों, ठीक है भाई, समझ में आती है बात, नॉन कंजर्वेटिव है। कैसे कैलकुलेट करें? तो अगर आप ध्यान से देखो और याद करो, आपका E इज इक्वल टू होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी फ्रॉम फेराडेज लॉ। वी कैन राइट लाइक, इसका एरिया तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपका बच्चों माइनस ए, देखिए ध्यान से, माइनस ए डी फाई, सॉरी माइनस दैट इज बी ए बी डॉट ए एंड डी टी, इसका कर रहे हैं हम। अब आपका एरिया तो कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली क्या होगा आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्या लिखोगे? डी बी बाई डी टी डॉट ए वैक्टर प्लस आपका आ जाएगा यहां पर बी डी ए बाई डी टी। अब एरिया वेक्टर अगर कांस्टेंट है यानी कि लूप स्टेशनरी है, एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या लिखेंगे? आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर चेंज नहीं हो रहा है, स्टेशनरी है कंडक्टर, तो उस केस में आप लिखेंगे डी बी बाई डी टी डॉट वेक्टर ए, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। बहुत आसान है बच्चों समझना इसको। तो ये इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है कंडक्टर के किसी सेक्शन में। अब हम देखना चाहते हैं, या कंडक्टर में आ रहा है, टोटल कंडक्टर की बात कर लो, पूरे कंडक्टर की भी, तो ये ईएमएफ आ रहा है।
तो इस ईएमएफ के पीछे यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के पीछे एक इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज रही होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वही देखना चाहते हैं हम लोग। तो कैसे देखेंगे? ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं इधर का क्लीन कर दूं, पूरा वॉश करके आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बातचीत करते हैं। तो बच्चों ये ईएमएफ जो जनरेट हुआ है टोटल कंडक्टर में जनरेट हुआ है ई डी बी डॉट लाइक दिस ईएमएफ इज जनरेटेड इन दी कंडक्टर, पूरे के पूरे लूप में जनरेट हुआ है। तो यहां पर जो भी ई डॉट डी एल रहा होगा उसका मैंने क्लोज इंटीग्रेशन किया है, उसी की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है। पूरे लूप पर करने पर ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है मुझको, और ये है माइनस का डी बी डॉट ए डी टी, ये हमारे पास मिल रहा है बच्चों। आसान है, एकदम आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसकी हेल्प से हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और उसकी कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन इससे पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर देख लेते हैं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है, यानी कि इन अ क्लोज लूप वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कैन से वर्क डन बाय द फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, आपका जो वर्क होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, माफ कीजिएगा, जो आपका वर्क होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, ठीक है, पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये आपका आ गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डिफरेंट कैलकुलेशन और डिफरेंट डेरिवेशन जो इस पर डिपेंड करते हैं वो देखेंगे। उससे पहले चलिए जनरलाइज कर ले क्या, कि अगर किसी आपके कंडक्टर को आपने मूव करा रहे हो, इस तरीके से मूव करा रहे हो कि वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में भी है, साथ ही साथ वो मोशनल ईएमएफ भी रख रहा है, तो टोटल ईएमएफ क्या आएगा इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों जो टोटल ईएमएफ आएगा इफ कंडक्टर स्पेशल केस है, याद रखिएगा, इफ कंडक्टर इज मूविंग इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका क्या ईएमएफ बनेगा? तो सबसे पहले तो एक इमोशनल ईएमएफ बनेगा, वो क्या होता है? V क्रॉस B डॉट dl वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन। दूसरा आपका बनेगा ये वाला, ये ईएमएफ दैट इज माइनस का dB वेक्टर बाई dt डॉट a वेक्टर। So this is the total EMF induced in a conductor which is moving in a time varying magnetic field। ठीक है, तो ये होगा, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मोस्ट जनरल फॉर्म है। तो नोट कर लीजिए सारा कुछ जो भी स्क्रीन पर है आपके बच्चों। बच्चों एक कंडक्टिंग लूप है, अपने पास एक कंडक्टिंग लूप है जिसकी स्मॉल आर रेडियस है। द रेडियस ऑफ दिस कंडक्टिंग लूप इज स्मॉल आर and there is a magnetic field which is time varying in nature and it is in the area like this, in this area which has the radius capital R। ये इस कैपिटल R रेडियस के रीजन में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। B इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन है बच्चों, इनटू दी प्लेन। और क्या बिहेवियर है ध्यान से समझिएगा, बी इफ बी इज इक्वल टू सम बी इनटू दी प्लेन, या बी नॉट कह दे रहा हूं मैं, इनटू दी प्लेन इफ स्मॉल आर इज लेसर देन इक्वल टू कैपिटल आर। बट इफ, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा बच्चों, इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि ये जो स्मॉल आर है ग्रेटर देन कैपिटल आर है, इन दैट सिचुएशन बी इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि इसके बाहर जो है बी आउटसाइड जो है वो जीरो है। ठीक, इस सिचुएशन में
ये सिचुएशन है बच्चों, इस सिचुएशन में पहली केस में देख रहा हूं कि अगर मेरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर ही है, वी कैन से आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, इन दैट केस व्हाट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस लूप, मैं ये देखना चाहता हूं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था E डॉट डी एल इज इक्वल टू वेक्टर A dB by dt and there is a negative sign। सिंपल सी बातचीत है बच्चों। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैं डायरेक्शन है विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड, मैं कह रहा कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आई होगी, और जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन रहा होगा वो आपका क्लॉकवाइज सेंस में घूमे होंगे, तो डेफिनेटली उन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ही लगा होगा, और वो जो फोर्स लगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू दी मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रही होगी। यही पॉइंट हम यहाँ पे समझें। अब आपका dB बाई dt जो होगा वो इनटू द प्लेन होगा, ये वेक्टर, और एरिया वेक्टर आपका बाहर की तरफ है, इस डायरेक्शन में। तो इन दैट केस, या फिर बच्चों मैं केवल मैग्नीट्यूड की ही बात कर लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। अगर मैं इसका केवल मैग्नीट्यूड लूँ तो E डॉट डी एल, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा A dB बाई डी टी, केवल मैग्नीट्यूड की बातचीत, और A आपका बाहर निकालिए, दैट इज मॉड ऑफ dB बाई डी टी, क्योंकि हम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ निकाल सकते हैं। अब E तो क्या है भाई, देखिए ये सिमेट्रिक सिचुएशन है, आपका कंडक्टर आपका सिमेट्री रखता है, या मैं आपका कहूँ ये कंडक्टिंग लूप, तो इस केस में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। तो आपका ये हो जाएगा E एंड डी एल, डी एल कौन सा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है एंड डेफिनेटली डी एल भी आपका इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो E डॉट डी एल ई डी एल हो गया, और ये आ गया डी एल, और केवल मैग्नीट्यूड की बातचीत चल रही है यहाँ पर, तो A dB बाई डी टी, तो ये हो गया E 2 पाई आर। एरिया ऑफ दिस कंडक्टिंग लूप क्या हो गया बच्चों, एरिया ऑफ दिस कंडक्टिंग लूप हो गया इस बार पाई आर स्क्वायर dB बाई डी टी, मैग्नीट्यूड की बातचीत है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, पाई पाई से चला गया R बाई टू, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज R बाई टू dB बाई डी टी। ये तब की सिचुएशन है जब बच्चों आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और इंक्रीज कर रही है, तब की सिचुएशन है। साथ ही साथ आपका लूप जो है, लूप आपका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर ही है, कंप्लीट कवर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। नेक्स्ट केस में देखूंगा कि अगर लूप बड़ा है और मैग्नेटिक फील्ड कम रीजन में है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आती है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं और लूप को इंक्रीज करता जाऊं बट लिमिट यही रखूं, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में लूप का एरिया और इंक्रीज करता जाऊं, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के साथ इंक्रीज करती जाएगी, और जब लूप का एरिया मैग्नेटिक फील्ड रीजन के एरिया के बराबर होगा उस केस में ये मैक्सिमम होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर आपका स्मॉल आर है। तो एक और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने समझा बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, आगे की बातचीत करते हैं। आओ बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं क्या होता है उस केस में, कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका लूप है, बट नाउ इन दैट केस द मैग्नेटिक फील्ड रीजन इज इन दिस, यहां पर है आपका मैग्नेटिक फील्ड, and this magnetic field is increasing with the time, and the region in which magnetic field is capital R and the radius of the loop is
small r, and in that case small r is greater than capital R, and I want to calculate the induced electric field. So how can I calculate this? And quite easy. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, इसको देखो. अच्छा, ये कंसेंट्रिक है, थोड़ा सा मैं बना देता हूं इसको और अच्छे से. ये कंसेंट्रिक है बच्चों, like this. ठीक है. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नीट्यूड की बातचीत करेंगे. वी कैन इजीली कैलकुलेट द डायरेक्शन बाय यूजिंग द लेंज लॉ. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? लुक एट हियर बच्चों. कैसे है देखो, अपने लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बी वैक्टर बाई डी टी डॉट ए. ये पढ़ा था हमने. तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो सब कुछ मैं कर लेता हूँ. एरिया वेक्टर अगेन सारी चीजें. तो यहां पर कुल मिला के आ जाएगा आपका ई डी एल. डी एल वैक्टर कह लो या डी डॉट डी एल से आपका क्या, देखिए ई आपका डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगा और डी एल भी इसी सेक्शन में. तो ई डॉट डी एल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ ई एंड डी एल आ जाएगा. ई डॉट डी एल. ई कॉन्स्टेंट है, सिमेट्री की वजह से हर एक पॉइंट पर इस पे कांस्टेंट होगा तो ई को बाहर निकाल लिया है मैंने, तो ये डीएल हो गया. एंड हेयर ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी बाई डी टी. अब अगर मैं आपसे बात करूं भाई ये, तो एरिया वेक्टर आपका बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रही है, तो ए डॉट जो आपका बी आएगा, मैं बात करूं ए वेक्टर डॉट डी बी वेक्टर बाई डी टी, वो क्या आएगा? डी बी बाई वेक्टर. ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रही है, एरिया वेक्टर आपका बाहर की तरफ. तो डेफिनेटली बच्चों ये कैसा आएगा? आपका निगेटिव आएगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाना है. मैंने केवल मैग्नीट्यूड का डिस्कस करना है. I am here discussing the magnitude of this electric field. So the integration of this dl is the circumference of the loop, and which is 2 pi small r, and the area in which the magnetic field exists is the pi r square. So it is pi and capital R square, and the rate of change of the magnetic field with the time. So here the electric field is pi r square divided by 2 pi r and the magnitude of dB vector by dt. This pi cancels this pi, and if we look in this function, the electric field is inversely proportional to this radius of the loop. So now if we are increasing the radius of the loop, the electric field, the induced electric field is decreasing. So the complete graph is look like this. So this is the case in which there is a small section of magnetic field inside the conducting loop, and which is varying with the time. तो बच्चों डेफिनेटली आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा. अगर क्लियर है तो जरूर लाइक करना है यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें भी बताओ चैनल व्युत्पत्ति के बारे में और सब कुछ. नेक्स्ट जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें मल्टीपल टाइप के जितने भी क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक्स पे एग्जिस्ट करते हैं मैं उन्हें सॉल्व करके दूंगा. आप लोग उससे प्रैक्टिस करेगा. इसी टाइप की प्रॉब्लम्स हजारों हैं, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, आपका टॉपिक एकदम क्लियर होगा. तो हम बातचीत करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अभी मैं चलता हूँ, आप लोग शांति से आराम से पढ़िएगा और शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. पसंद आया तो कमेंट में भी जरूर लिखिए. चलता हूँ बच्चों, जय हिंद.